कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कर्नाटक के उडुपी में आयोजित जिला बूथ समिति सम्मेलन को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि सभी पार्टियां परिवारवादी और वंशवादी पार्टी हैं, जबकि हमारी पार्टी ही परिवार है। जेपी नड्डा ने कहा, आज के समय में बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां परिवारवादी और वंशवादी पार्टी है, जबकि हमारी पार्टी बीजेपी ना परिवारवादी और ना ही वंशवादी है, बल्कि ये परिवार है। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। केंद्र सरकार और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, क्या दुनिया में कोई ऐसा पीएम है जिसने युद्ध रोका हो और अपने देश के नागरिकों को वहां से निकाला हो? हम गर्व से कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की से बात की और 22,500 भारतीय छात्र सुरक्षित भारत लौट आए। भारत की कोविड से लड़ाई का जिक्र करते हुए भी जेपी नड्डा ने कहा, आप सभी जो बाइडेन को टेलीविजन पर देखते हैं और वह अभी भी एक मास्क पहनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में केवल 76% टीकाकरण हुआ है, लेकिन यहाँ मैं देख सकता हूँ कि किसी ने मास्क नहीं पहना है और सभी एक दूसरे के करीब बैठे हैं, क्योंकि पीएम ने हमें 220 करोड़ का टीका दिया। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मची है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज चल रहे जेडीयू संसदीय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को जदयू से अलग होकर अपनी नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा है। पिछले काफी समय से उपेंद्र कुशवाहा राज्य के सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेताओं से नाराज चल रहे थे। कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा, आज से एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत हो रही है। कुछ को छोड़कर जदयू में हर कोई चिंता व्यक्त कर रहा है। निर्वाचित सहयोगियों के साथ बैठक हुई और निर्णय लिया गया। नीतीश कुमार ने शुरुआत में अच्छा किया, लेकिन अंत में जिस रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू किया वह उनके और बिहार के लिए बुरा है। कुशवाहा ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, हमने एक नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने का फैसला किया है। यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। मुझे इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी कर्पूरी ठाकुर की विरासत को आगे बढ़ाएगी। राजद के साथ हुए समझौते को खारिज करने की दिशा में काम करेंगे। वहीं नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनकी खुद की पार्टी संभाली नहीं जा रही और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिहार तो संभल नहीं रहा, वहाँ लोग परेशान हैं और पार्टी में भगदड़ मची हुई है और चले हैं देश को जोड़ने के लिए। वो ये बात नहीं समझते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की बड़ी ताकत बन गया है। चुनाव आयोग द्वारा शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता देने और चुनाव चिन्ह धनुष बाण देने के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची है। पार्टी का नाम और सिंबल छिनने के बाद उद्धव ठाकरे ग्रुप को झटका लगा है। पहले उद्धव गुट से पार्टी का नाम और सिंबल छीना, इसके बाद पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल और यूट्यूब से ब्लू टिक हट गया और अब विधानसभा में मौजूद शिवसेना के ऑफिस को भी एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया गया है। एकनाथ शिंदे गुट के समर्थक विधायकों ने स्पीकर राहुल नार्वेकर से मुलाकात कर इसकी मांग की थी। उद्धव ठाकरे गुट में बैठकों और मंथन का दौर चल रहा है। सोमवार को भी उद्धव ठाकरे ने पार्टी विधायकों और नेताओं की बैठक की। सोमवार को उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे गुट ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमारे तर्कों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई। याचिका में कहा गया है, इस मुद्दे को तय करने के लिए ईसीआई द्वारा गलत मानदंड अपनाया गया। हालांकि इस मामले की सुनवाई कब होगी, इस पर फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है। वहीं एकनाथ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैवियट दाखिल की है। इसके जरिए अपील की गई है कि अगर उद्धव गुट चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देता है तो कोर्ट एक पक्षीय सुनवाई कर कोई आदेश पारित न करे और शिंदे गुट का भी पक्ष सुना जाए। वंचित बहुजन अखाड़ी वीबीए के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने सोमवार को कहा कि उनका संगठन 2024 में सभी चुनाव उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े के साथ गठबंधन में लड़ेगा। महाराष्ट्र में 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी सहित
विभिन्न नगर निकायों के चुनाव भी लंबे समय से लंबित हैं। शिवसेना पर चुनाव आयोग के फैसले ने महाराष्ट्र के राजनीतिक पारे को काफी बढ़ा दिया है। उद्धव ठाकरे गुट और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक ओर जहां उद्धव ठाकरे ने रविवार 19 फरवरी को अमित शाह का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा और कहा ये मोगैम्बो हैं। अगर आपको मिस्टर इंडिया फिल्म याद है तो मोगैम्बो यही चाहता था, मोगैम्बो खुश हुआ। वहीं बीजेपी ने भी उद्धव ठाकरे को जवाब देने के लिए मिस्टर इंडिया फिल्म के डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए कहा, मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गए। मुंबई से बीजेपी के विधायक अतुल भातखलकर ने उद्धव पर पलटवार करते हुए कहा, वह खुद मिस्टर इंडिया बन रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से वह लगभग गायब हो चुके हैं। उद्धव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी नेतृत्व पर उद्धव ठाकरे मोगैम्बो का ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के जयपुर में बजट 2023 पर स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरैक्शन के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के उन आरोपों को गलत बताया कि ईडी और आईटी जैसी एजेंसियां बदले की भावना से कार्रवाई कर रही हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईडी और सीबीआई पूरे होमवर्क के साथ काम करती हैं। इन एजेंसियों की तरफ से कार्रवाई रातों रात नहीं की जाती। सरकार पर बदले की कार्रवाई करने के आरोप लगाने से बेहतर है कि कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि उनके नेता पार्टी फंड के दुरुपयोग के मामले में जमानत पर क्यों हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर नहीं बोलना चाहिए। सीतारमण ने कहा, कांग्रेस ने राजनीतिकरण की वजह से देश को आगे बढ़ने से रोकने वाले तंत्र को अपनाया, क्योंकि उन्हें देश की चिंता नहीं है। उन्हें केवल परिवार, वंश और उनकी पार्टी की भलाई की चिंता है। सालों तक गुजरात के लोग पानी को तरसते रहे, लेकिन कांग्रेस ने परवाह नहीं की। यूपीए की सरकार ने नर्मदा के पानी को सालों तक कच्छ के क्षेत्र में जाने नहीं दिया। वित्त मंत्री के समक्ष एक बैंकर ने आरबीआई द्वारा महंगाई नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट में की गई वृद्धि का भी सवाल उठाया। जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कई पश्चिमी देशों के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, इसलिए आरबीआई भारत के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था को देख रहा है और जो भी आवश्यक निर्णय है वो उसके द्वारा ली जा रही है। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि महंगाई कंट्रोल से बाहर हो जाए।